मेरे तो ऐश चल रहे हैं, आप अपनी बताओ, आपकी कोडिंग की जर्नी कैसी चल रही है। जावास्क्रिप्ट में हम डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को हम इंप्लीमेंट करके इस सीरीज़ में देख चुके हैं। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लगातार आपके लिए इस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं। तो फिलहाल आज जो है हमको देखना है डेटा स्ट्रक्चर सेट। पर आप कहेंगे कि जावास्क्रिप्ट में सेट नाम का तो ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर बना हुआ है। यस, ये एक बिल्ट इन टाइप है, लेकिन अगर आपको इसको समझना है कि ये सेट एग्जैक्टली कैसे इंप्लीमेंट हुआ होगा तो हम उसको आज करके देखने वाले हैं। तो हम अपनी कस्टम सेट क्लास बनाएंगे और उसमें सेट के फीचर्स बनाएंगे। यदि आपको याद हो तो हमने मैथमेटिक्स में स्कूल टाइम पे सेट थ्योरी पढ़ा होगा। सेट थ्योरी बेसिकली क्या है? सेट को हम डिफाइन करते हैं एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जब ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है तो उसमें हर ऑब्जेक्ट यूनिक होता है, कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं होती सेट के अंदर, ये आपको पता होगा। और सेट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, इसके बारे में आपको आइडिया होगा। तो ये होता है सेट। तो मैथमेटिक्स में सेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनफैक्ट आप अगर मैथमेटिक्स जानते हो तो आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी में भी पहले सेट थ्योरी का बेसिक लगता है, बहुत सारी जगह पर सेट थ्योरी का बेसिस लगता है। इनफैक्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी सेट एल नाम की, शायद न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, जहां पर सेट थ्योरी पर बेस्ड पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी गई थी, जिसका इन्फ्लुएंस पाइथन लैंग्वेज पर भी है। पर ठीक है, वो तो हिस्ट्री है और एक अलग बात हो गई। पर आज हम लोगों को जो कोड बनाना है, अब मैं कोडिंग विंडो पे चलता हूं और कस्टम सेट क्लास आपको बना के बताता हूं और एफिशिएंट कोडिंग हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं कोडिंग विंडो को। तो यहाँ पे मैं कस्टम सेट क्लास बनाने वाला हूँ। कस्टम सेट क्लास में हम लोग मैप को यूज़ करेंगे। आपको मालूम है मैप क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैप में हम पेयर में डेटा को रखते हैं, जिसमें की और वैल्यू रहता है, जिसमें कीज़ रिपीट नहीं होती हैं, किसी भी टाइप की हो सकती हैं कीज़ और वैल्यूज़। ये सब आपको पता होगा। मैप नहीं पता तो थोड़ा सा उसके बारे में समझ लीजिएगा। चलिए अभी मैं क्लास बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक सिंपल सी हम क्लास बनाते हैं, कस्टम सेट। इसके अंदर हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है, कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर हम लिखते हैं दिस डॉट आइटम्स। तो बेसिकली डेटा रखने के लिए हम लोग, क्योंकि एफिशिएंट सर्चिंग इसके अंदर परफॉर्म होनी चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यूज इसमें अलाउ नहीं होनी चाहिए, तो हम मैप को यूज़ करने वाले हैं। तो आइटम्स नाम का हमने एक मेंबर बना लिया और न्यू मैप ऑब्जेक्ट बना लिया। अब साइट के अंदर अगर हमें एलिमेंट रखना है, देखो यहाँ पे कोई ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहता कि एक जैसे बाकी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें एक सीक्वेंस में डेटा स्टोर होता है, जैसे कि एरे होता है, वैसा यहाँ नहीं होता है। यहाँ पर ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होगा। जिस सीक्वेंस में आप रख रहे हो वो ज़रूरी नहीं है कि उसी सीक्वेंस में स्टोर हो। तो मैप ऑब्जेक्ट में एक्चुअल में डेटा स्टोर होने वाला है। यहाँ पर एक फंक्शन हमको बनाना पड़ेगा ऐड नाम का, जिससे कि हम एलिमेंट्स को सेट के अंदर ऐड कर सकें। यदि दिस डॉट आइटम्स, देखिए डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं है, तो मुझे एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा हैज़ नाम से। वैसे तो मैप ऑब्जेक्ट के पास हैज़ होता ही है, उसी हैज़ को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर उसके पास ऑलरेडी ये एलिमेंट रखा हुआ है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर इसने ट्रू रिटर्न करा है तो ये ऐड फंक्शन रिटर्न कर देगा फॉल्स, विच मीन्स कि एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो पाया। तो यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। तो यहाँ पर सिंपली आप ऐड कर रहे हो एलिमेंट को, और अगर वो ऐड नहीं हो पा रहा है तो हम फॉल्स रिटर्न करा रहे हैं। अगर ऐड हो पा रहा है तो किस तरीके से ऐड होगा, दिस डॉट आइटम्स डॉट सेट। देखो मैप ऑब्जेक्ट के पास एक सेट नाम का मेथड होता है, जिसके थ्रू आप उसके अंदर एलिमेंट सेट करते हो। तो सेट के अंदर हम दो पैरामीटर पास करते हैं। एक हमें पास करना होता है की, जो किसी भी टाइप की हो सकती है, दूसरा होता है वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं एलिमेंट को ही हम यहाँ पर की बना रहे हैं और एलिमेंट को ही हम वैल्यू बना रहे हैं। देखो सेट क्लास भी इसी तरीके से इम्प्लीमेंटेड है। सेट में जो वैल्यूज़ हम रखते हैं वही कीज़ का काम करती हैं। तो एक्चुअल में की और वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहती हैं, बस इतना ही है। बाकी सेट और मैप में और कोई अंतर ही नहीं है। मैप में क्या होता है, एक की होती है, एक वैल्यू होती है। तो की अलग टाइप की हो सकती है, वैल्यू अलग टाइप की हो सकती है, ठीक है, की रिपीट नहीं हो सकती। यहाँ पर भी वही है, बस यहाँ पर जो वैल्यू है ना वो कुछ अलग नहीं है, की ही वैल्यू है। तो इसलिए दोनों जगह एलिमेंट लिख दिया मैंने, और रिटर्न करा दीजिए ट्रू, जो इंडिकेट करेगा कि हाँ ये सक्सेसफुली इंसर्शन हो चुका है। अब हम इसमें भी एक हैज़ फंक्शन बनाएंगे जो ये चेक करके बताएगा एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं, सेट के अंदर है कि नहीं। तो इससे हमें सिर्फ बूलियन टाइप की वैल्यू को रिटर्न करवाना है। तो रिटर्न करिए दिस डॉट आइटम्स डॉट हैज़ एलिमेंट, बस हो गया।
अब कस्टम सेट के अंदर से डेटा को अगर रिमूव करना है तो रिमूव नाम का एक फंक्शन बना देते हैं, उसमें किस एलिमेंट को रिमूव करना है ये आपको बताना पड़ेगा। हम रिटर्न करा देते हैं दिस डॉट आइटम्स डॉट डिलीट नाम का मेथड होता है मैप ऑब्जेक्ट के पास, उसको यूज करके डिलीशन हमने कर दिया, ये हो गया रिमूव। साइज नाम का मेथड बनाते हैं जो कैलकुलेट करके बताएगा कि कितनी वैल्यूज इसमें रखी हुई हैं। तो रिटर्न कर दीजिए दिस डॉट आइटम्स डॉट साइज। मैप ऑब्जेक्ट के पास ऑलरेडी साइज नाम का वेरिएबल होता है जो ये बताएगा कितने एलिमेंट्स रखे हुए हैं। अगर हम सेट में जितनी वैल्यूज रखी हैं वो सब एक एरे में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसके लिए हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके ये काम कर सकते हैं। इसके लिए हम सिंपली एक फंक्शन बना रहे हैं वैल्यूज नाम से, जो कि रिटर्न करके देगा हमें सेट के अंदर रखी सारी वैल्यूज एज एन एरे, हम उसको रिटर्न करा देंगे। तो हम ऐसे लिखते हैं रिटर्न, एक एरे बनाया, स्प्रेड ऑपरेटर हमने यूज करा, दिस डॉट आइटम्स डॉट कीज, बस हो गया। तो जो कीज हैं वही वैल्यूज हैं, तो कीज लिख रहे हो तो वो एलिमेंट्स ही हैं। अब जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि सेट के अंदर यूनियन नाम का एक मेथड होना चाहिए जो दो सेट ऑब्जेक्ट्स का यूनियन निकाल दे। सो यूनियन में बेसिकली क्या होता है, जैसे एक सेट आपके पास है जिसमें 3 वैल्यूज हैं 1 2 3, दूसरा एक सेट बना हुआ है जिसमें है 3 4 5, तो इनका अगर यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 5 आएगा। 3 2 बार नहीं आ सकता, तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो एक बार आएंगे, बाकी जो यूनिक एलिमेंट्स हैं वो तो आ ही रहे हैं। यूनियन नाम से हमने मेथड बनाया और इसके अंदर हमें अदर सेट पास करना होगा। तो 2 सेट ऑब्जेक्ट चाहिए, एक तो कॉलर ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा करंट ऑब्जेक्ट, और एक अदर सेट जो आर्ग्यूमेंट में हम पास कर रहे हैं। तो दिस डॉट वैल्यूज, वैल्यूज एक एरे मिलने वाला है, हमने अभी वैल्यूज फंक्शन बनाया हुआ है तो एक एरे हमको मिलने वाला है। एरे के ऊपर हम फॉर ईच लगा रहे हैं जिसमें हम एक एरो फंक्शन दे रहे हैं फॉर ईच वैल्यू इन द एरे। तो सेट के अंदर की एक एक वैल्यू पर हम लोग ये एरो फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें हम यूनियन सेट डॉट ऐड, हमें बेसिकली एक यूनियन सेट बनाना पड़ेगा। हमें 2 सेट का यूनियन करके एक सेट ही रिजल्ट आने वाला है, तो हमें एक और सेट ऑब्जेक्ट इसके अंदर बनाना पड़ेगा और उसका नाम रख लेते हैं यूनियन सेट, न्यू कस्टम सेट। ठीक है, तो एक हमने यूनियन सेट नाम से बना लिया और इसके अंदर हम ऐड करते जा रहे हैं वैल्यू। तो एक एक वैल्यू जो करंट ऑब्जेक्ट में है वो वैल्यू हम इस वाले सेट में कॉपी कर दे रहे हैं, बस इतना ही हमने किया है, इससे और कुछ भी नहीं हुआ है। अब हमें दूसरा वाला जो सेट है अदर सेट, इसके डेटा को देखना है और उसको भी मुझे यूनियन सेट में ही पहुंचाना है और डुप्लीकेट वैल्यूज उसमें ना जाएं, बस इतना हमें देखना है। तो अदर सेट डॉट वैल्यूज, इस पर भी फॉर ईच लगा दीजिए, वैल्यू एरो ऑपरेटर, यूनियन सेट डॉट ऐड वैल्यू। देखिए हमें मालूम है कि जब भी आप डुप्लीकेट वैल्यू रखने की कोशिश करोगे वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, आप ऐड फंक्शन अगर यूज कर रहे हो तो ऐड फंक्शन क्या करता है, अगर वो एलिमेंट पहले से है तो वो रिटर्न फॉल्स कर देगा, सिंपली वो वैल्यू को उसके अंदर रखेगा ही नहीं, नीचे का कोड चलेगा ही नहीं। तो वैल्यू तभी उसमें ऐड होगी जब वो यूनिक होगी, है ना, पहले से उसके अंदर मौजूद नहीं होगी, तो इसलिए ये वर्क करेगा। एज अ रिजल्ट हमें रिटर्न कराना है यूनियन सेट। ये हमारा यूनियन फंक्शन बनके तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम इंटरसेक्शन भी डिफाइन करेंगे। इंटरसेक्शन क्या करता है, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं 2 सेट में वो केवल रिटर्न करता है एज अ सेट। तो अदर सेट इसमें पास कर दीजिए। इसके अंदर भी आपको पहले बनाना पड़ेगा इंटरसेक्शन सेट, जो न्यू कस्टम सेट। तो यहाँ पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो 2 सेट है हमारे पास, करंट सेट है हमारे पास और अदर सेट है, इन दोनों में स्मॉलर सेट कौन सा है। थोड़ा हम परफॉर्मेंस के बारे में भी सोच रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बनाया स्मॉलर सेट, पर इसमें मुझे क्या रखना है, या तो करंट सेट रखना है या अदर सेट रखना है। तो वो कैसे रखेंगे, दोनों में एक साइज का कंपैरिजन हमें करना होगा। दिस मतलब कि करंट सेट हो गया, करंट ऑब्जेक्ट, साइज अगर ये छोटा होता है अदर सेट डॉट साइज से, तो इसका मतलब करंट सेट जो है वो स्मॉलर होगा। तो मैं यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर लगा दे रहा हूँ और दिस को असाइन कर देता हूँ, नहीं तो अदर सेट। और इसी तरीके से हम लोग एक बनाते हैं लार्जर सेट। लार्जर सेट में भी इसी तरीके से दिस डॉट साइज, मतलब सेम ही लाइन लिखना है हमको, साइज अगर लेस देन है अदर सेट डॉट साइज के। तो हमें क्या करना है, हमें फिर जो बड़ा है दैट इज अदर सेट, हमें उसको यहाँ असाइन करवाना होगा, अदरवाइज दिस। ठीक है, तो हमारे ये ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं, स्मॉलर सेट और लार्जर सेट। अब स्मॉलर सेट के ऊपर हम आइट्रेट करवाएंगे
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्मॉलर सेट को एरे में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यूज फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, वैल्यूज, और इसके ऊपर फॉर ईच लूप लगाते हैं। और फॉर ईच में हम लोग पास करते हैं एक एरो फंक्शन फॉर ईच वैल्यू इन द एरे, और इसके अंदर मल्टीपल लाइन से इसलिए करली ब्रैकेट लगा रहा हूँ। और इसके अंदर अब मैं कोड लिखता हूँ, एक सिंपल लार्जर सेट में भी अगर वो वैल्यू है तो ही हमें कंसिडर करना है। भाई देखिए, स्मॉलर सेट जो है उसमें जितनी वैल्यूज रखी हैं, एक एक वैल्यू को मैं चेक करूंगा, क्या ये लार्जर सेट में, क्या ये लार्जर सेट में, अगर लार्जर सेट में है तो ये कॉमन वैल्यू होगी दोनों की, और इसको हमें करना। तो स्मॉलर सेट में जब हम आइटरेट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो हमें कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं स्मॉलर सेट में, इसलिए कम बार चेक करना पड़ेगा। लार्जर सेट पे अप्लाई करते तो ज़्यादा बार चेक करना पड़ता। तो लार्जर सेट के पास ये वैल्यू है क्या, अगर है ट्रू तो यस, इंटरसेक्शन सेट में हमें इस वैल्यू को ऐड करना है, और ये जब कंप्लीट होगा तो हमें रिटर्न करवा देना है इंटरसेक्शन सेट। सेट थ्योरी में एक और ऑपरेशन अप्लाई होता है, दैट इज डिफरेंस। आप डिफरेंस भी बना सकते हो, और भी कई सारे ऑपरेशंस होते हैं, आप उनको भी बना सकते हो। तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इस क्लास में और भी कई सारे सेट थ्योरी पे सेट्स पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं मैथ्स में आपने पढ़े, उन सबको अप्लाई करने की कोशिश करिए, बन जाएंगे। अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए अभी मैं इसको यूज़ करके और बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब इसके अंदर कुछ डेटा रखता हूँ, और इसी तरीके से मैं एक और बना लेता हूँ। यहाँ पर भी मैं कुछ वैल्यूज़ को ऐड करूँगा, सेट बी डॉट ऐड, जैसे मैंने वैल्यू ऐड कर दी 1, और इसी तरीके से और भी वैल्यूज़ मुझे ऐड करनी होगी। मैं 4 वैल्यूज़ इसके अंदर रखने वाला हूँ, जैसे एक वैल्यू 1 रख दूंगा, एक वैल्यू रख दूंगा 4, एक वैल्यू रख दूंगा 7, एक वैल्यू रख दूंगा 8। तो इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ मैंने रख दी। अब दोनों वैल्यूज़ को मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग सेट ए, कंसोल डॉट लॉग सेट बी। अब इसको चला के देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों कस्टम सेट ऑब्जेक्ट बन गए हैं, जिसके अंदर अब क्योंकि इंटरनली तो मैप ही यूज़ होता है, तो की और वैल्यू दोनों दिखा रहा है ये। अब मान लीजिए कि मुझे इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो मैं कैसे करूँगा, सेट ए डॉट यूनियन और सेट बी उसमें पास कर दूंगा। जो भी रिजल्ट आएगा उसको मुझे प्रिंट कराना है, या मैं किसी ऑब्जेक्ट में रख सकता हूँ, जैसे मैंने रख दिया सेट सी की वैल्यू को मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग सेट सी, इसको पहले क्लियर करते हैं। ओके, ये मैंने कुछ कोडिंग में कहीं मिस्टेक करी हुई है। लाइन नंबर 28 को एक बार देख लेते हैं। ओके, यहाँ अदर साइड मैंने वैल्यूज लिख दिया। वैल्यूज एक फंक्शन है जिसको कॉल करेंगे, जो रिटर्न करके देगा एरे, तब जाके फॉर ईच उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अभी मैं क्लियर करता हूँ और फिर से इसको चलाता हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल सही आ रहा है। सबसे पहले हमें दिख रहा है सेट ए, उसके बाद दिख रहा है सेट बी, उसके बाद हमें दिख रहा है सेट सी, जिसमें कि यूनियन हो चुका है दोनों का। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो एक एक बार ही आएंगे। अब इसी तरीके से अगर इंटरसेक्शन हमको देखना है, हमने एक सेट डी बना लिया और उसके अंदर रखते हैं सेट ए डॉट इंटरसेक्शन सेट बी, कंसोल डॉट लॉग, और सेट डी को प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम हमने क्या रखा है, ये क्या कर दिया हमने, सेट इंटरसेक्शन इसका नाम रखना था, बस इंटरसेक्शन। ठीक है, अभी इंटरसेक्शन हम करते हैं। पहले ये प्रिंट करेगा यूनियन, उसके बाद इंटरसेक्शन। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले सेट ए प्रिंट हो गया है, उसके बाद सेट बी प्रिंट हो गया है, उसके बाद सेट सी प्रिंट हुआ है जो कि यूनियन है, और फिर सेट डी प्रिंट हुआ है जो कि इंटरसेक्शन है। दो ही एलिमेंट्स कॉमन है, 4 और 8, वो हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर हमें एलिमेंट को रिमूव करना है, जैसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, सेट ए के अंदर से रिमूव कर दीजिए। किस एलिमेंट को रिमूव करना चाह रहे हैं, 2 को रिमूव करना चाह रहे हैं, 2 रिमूव हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग क्लियर। तो लास्ट में हम देखेंगे, सबसे लास्ट वाले में 2 नहीं रहेगा। तो ये सारे फंक्शंस आप इस तरीके से कॉल करके देख सकते हैं। बाकी आप हैज़, साइज, इनको भी आप एक बार कॉल करके देख लीजिए। बाकी साइज तो हमने यूज़ किया ही हुआ है। तो आई होप सेट आपको समझ में आ गया होगा, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, सेट बहुत ईजी है। तो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर को एंजॉय कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में और आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हो रही है इससे, तो आप इस वीडियो को लाइक करने के अलावा कमेंट देकर भी बताइए कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए डेटा स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और आप इस तरह के वीडियोस से कुछ ना कुछ डेली लर्न करते जाएं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।